हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार आईएएस ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है श्रीलंकन क्राइसिस। इसमें अभी श्रीलंका में बहुत ही बुरी हालत है। वहाँ पे अभी फूड क्राइसिस का सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। और साथ में ही डेट क्राइसिस भी चल रहा है। वहाँ पे श्रीलंका पे बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है और अभी बहुत बुरी हालत में श्रीलंका। उनके पास इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है कि वो अपने इंपोर्ट्स को फंड कर सकें। और जो उनके जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जैसे में फूड, फ्यूल, मेडिसिन वगैरह, फर्टिलाइज़र्स, इन सब का इंपोर्ट करने के लिए उनके पास ज़्यादा दिन के लिए पैसे हैं नहीं। तो अभी श्रीलंका बहुत ही बुरी हालत में और काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है। इसमें इंडिया की भी काफ़ी भूमिका रही है। तो चलिए इसको अब विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि श्रीलंका का एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। श्रीलंका है कहाँ पे? अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि श्रीलंका जो है ये इंडिया के साउथ में, और ये जो पाक स्टेट है ये आपका इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है। इंडिया का जो तमिलनाडु स्टेट है और श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट में जाफना डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो उसके बीच में आता है आपका ये पाक स्टेट, ठीक है। और ये श्रीलंका इंडिया को सेपरेट करता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। श्रीलंका की दो राजधानियां हैं, वहाँ पे दो कैपिटल है। पहला जो कैपिटल है वो है कोलंबो। कोलंबो जो है ये एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पर्पज के लिए, ठीक है। और इनका जो दूसरा कैपिटल है उसका नाम है जयावर्धना कोटे, ठीक है। और ये जो इनका कैपिटल है वो लेजिस्लेटिव पर्पज के लिए है, ठीक है। और श्रीलंका की जो करेंसी है उसको बोलते हैं श्रीलंकन रुपीज। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। और ये भी जान लेते हैं कि श्रीलंका है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में टोटल 7 कंट्रीज हैं। चलिए उनको एक बार देख लेते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इसके बारे में भी बात हो रही है, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश एंड मालदीव्स, ठीक है। तो ये जो सातों के सातों देश है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। और ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो अब चलिए इस बात पे चर्चा करते हैं कि श्रीलंका में जो अभी क्राइसिस जो चल रही है उसका नेचर क्या है। तो उसको मेजरली ये कहते हैं कि हम इकोनॉमिक क्राइसिस है और साथ में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा इवेंट या कोई भी ऐसा सिचुएशन जिसमें एक तरीके से थ्रेट हो, ठीक है, थ्रेट हो लोगों की सेफ्टी पे, लोगों की वेलबींग पे या लोगों की हेल्थ पे। तो वहाँ पे अभी बहुत ही समझ लीजिए कि फूड क्राइसिस है, वहाँ पे फूड का शॉर्टेज हो गया इतना। इससे आप समझ सकते हैं कि लोगों पे ये बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि उनके पास खाने के लिए इतने पैसे हैं नहीं, खाना इतना महंगा हो गया है। तो एक बहुत बड़ा उनके लिए एक सीरियस मैटर है। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये क्राइसिस का नेचर क्या है। तो वहाँ पे अभी ये श्रीलंका इज ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल दिवालिया हालत के कगार पे है श्रीलंका। उनके पास इतने पैसे है ही नहीं कि वो इम्पोर्ट्स को अपने फंड कर सकें, ठीक है। और उन पर बहुत ज़्यादा ही कर्ज का बोझ भी है, इस पर भी अभी चर्चा करेंगे। इन्फ्लेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी बढ़ गया है। इन्फ्लेशन का जो रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसमें जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है इन्फ्लेशन के बढ़ने का वो है आपका फूड प्राइसेस। वहाँ पे जो खाने पीने का जो भी सामान होता है उसकी प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। उसके पीछे एक रीज़न भी है जो हम अभी कॉजेज में डिस्कस करेंगे। और वहाँ पे डेट क्राइसिस एक बहुत ही बड़ा सीरियस मैटर हो गया है। श्रीलंका पे बहुत ज़्यादा ही उधार है, बहुत ज़्यादा ही कर्ज हो गया है। और ये देखते हैं कि श्रीलंका के पास अभी आउटस्टैंडिंग लोन जो है वो मोर देन $7 बिलियन है। मोर देन $7 बिलियन, मतलब $700 करोड़ से ज़्यादा इसके पास आउटस्टैंडिंग लोन है, ठीक है। और चाइना, उसमें से चाइना का ही लगभग $5 बिलियन से ऊपर का उसमें हिस्सा है। तो ये बहुत बड़ा सीरियस मैटर है, इंडिया के लिए भी सीरियस मैटर है। क्योंकि इंडिया और चाइना की जो राइवलरी है और जो बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो हम सबको पता है। और चाइना ये भी चाहती है कि वो अपना इन्फ्लुएंस ज़्यादा से ज़्यादा देशों में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए, और इससे इंडिया को भी एक तरीके से जियोपॉलिटिकल रिस्क होता है। और अब ये देखिए श्रीलंका का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, यानी कि जो विदेशी मुद्राओं का जो रिजर्व है वो भी काफ़ी अब नीचे आ गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका जो टोटल आउटस्टैंडिंग लोन है, जो लोन उनको जो पैसे देने हैं दूसरे पार्टीज़ को, दूसरे देशों को,
वो $7 बिलियन है, और उनके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो नवंबर 2021 में $1.6 बिलियन था। मतलब इनके पास इतने पैसे हैं नहीं कि वो लोन दे सकें, तभी मैंने कहा था कि ये दिवालिया हालत की कगार पे हैं बिल्कुल। और 2019 में ये हालत उनकी इतनी ख़राब नहीं थी, 2019 में इट वॉज डूइंग ऑल राइट, क्योंकि 2019 में इनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो 7.5 बिलियन था, और उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो धीरे धीरे बढ़ ही रहा था, ठीक है। और जुलाई 2021 में देखा जाए तो इनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था इट वॉज नियरली $2.8 बिलियन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 महीने में ही इनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है मोर देन $1 बिलियन कम हो गया है, ठीक है। तो ये इनका नेचर है, जो इनका इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का जो नेचर है उस पर हमने अब बात कर ली है। तो एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं। इन्फ्लेशन बहुत हाई है, ठीक है, इसमें से फूड प्राइसेस बहुत महंगे हो गए हैं, डेट प्राइसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा, श्रीलंका पे बहुत ज़्यादा कर्ज का बोझ बढ़ गया है, उसमें चाइना को बहुत सारे पैसे देने हैं, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उनका बहुत डाउन हो गया है, और साथ में फूड प्राइसेस तो है ही उनका, ठीक है। अब देखते हैं कि किन वजहों से वहाँ पे इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रही है वहाँ पे, ठीक है। मतलब मानवीय और आर्थिक क्राइसिस वहाँ पे किन वजहों से चल रही है। तो पहले देखते हैं कि नंबर 1, ये जो कोविड-19 पैंडेमिक हुआ, ठीक है, उसके बाद से, ठीक है, टूरिज्म इंडस्ट्री का बहुत ही, समझ लीजिए टूरिज्म इंडस्ट्री जो श्रीलंका का है ना, वो पूरा समझ लीजिए कि पूरा का पूरा वो चौपट हो गया वहाँ पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही डिक्लाइन हो गया। और श्रीलंका की जो इकोनॉमी है, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, वो टूरिज्म इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा ही डिपेंडेंट है। टूरिज्म इंडस्ट्री जो है मोर देन 10% से भी ज़्यादा की GDP कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और टूरिज्म इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी आते हैं, ठीक है। टूरिज्म इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी आते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री श्रीलंका के लिए बहुत ही एक प्लस पॉइंट हुआ करता था कोविड-19 से पहले, पैंडेमिक से पहले, और 10% GDP कंट्रीब्यूट करता था। इसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी इसमें काफ़ी उसकी बढ़ोतरी होती थी। लेकिन पैंडेमिक के बाद ये इंडस्ट्री पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गई। और हाल में ही वर्ल्ड बैंक ने एक एस्टिमेट दिया था, उसमें ये पता चला है कि श्रीलंका में पैंडेमिक के बाद से 5 लाख लोग, 5 लाख और भी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में आ गए हैं। मतलब पहले वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर थे, लेकिन पैंडेमिक के बाद ये लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आ चुके हैं। और श्रीलंका में 5 लाख लोग हैं, इसका मतलब है कि वहाँ की पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है। और वहाँ पे एक 2021 की स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग फ्रेंडली थी। और वो जो एक्सपेरिमेंट था इट वाज अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को पुश करना चाहते थे। और जो फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ है उन्होंने उनको पूरा बैन कर दिया था। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे बाद में बहुत दिक्कतें बढ़ गई, क्योंकि जो फार्मर्स थे वो ट्रेडिशनली वो फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते थे। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सपेरिमेंट के बाद क्या हुआ कि वो सही से उसको कर नहीं पाए, उनके लिए नई चीज़ थी। और ऊपर से इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो आउटपुट होता है, जो प्रोडक्टिविटी होती है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी होती है, वो बहुत लो हो गई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आउटपुट लो हो गया। मतलब इनके पास जो फूड प्रोडक्शन है, फूड प्रोडक्शन भी काफी नीचे चला गया, ठीक है। अब इतनी वहां पे इतनी फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस नहीं हो, मतलब जो फूड ग्रेन जो प्रोड्यूस होती थी वो बहुत कम हो गई। इसी वजह से यही एक बड़ा रीजन है वहां पे फूड क्राइसिस का, ठीक है। और अब ये दिक्कत आ रही है कि अब इनके पास फर्टिलाइजर्स के लिए भी पैसे नहीं है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स के लिए पैसे इसलिए नहीं है क्योंकि फर्टिलाइजर्स ये बहुत ज़्यादा इंपोर्ट, मतलब फर्टिलाइजर्स को ये इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाहिए, तो वो भी इनके पास कम हो गया है, और फर्टिलाइजर्स की भी बहुत कमी हो गई है। तो यहाँ पे जो फूड शॉर्टेज का जो क्राइसिस है वो अभी भी चल रहा है। तो अभी ये दूसरे देशों से रिक्वेस्ट कर रहा है, श्रीलंकन गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रही है दूसरे देशों से कि एसेंशियल फूड आइटम्स हैं वो आप प्लीज़ हमें एक्सपोर्ट करें, मतलब, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा वो था ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सपेरिमेंट, ये बहुत बड़ा फेलियर था श्रीलंकन इकोनॉमी के लिए। तो अब देखते हैं कि इंडिया का इसमें क्या रोल हो सकता है, इंडिया का इसमें क्या एंगल है। तो पहले ये देख लेते हैं कि इंडिया जो है श्रीलंका का नेबर कंट्री है, ठीक है।
और इंडिया और श्रीलंका के जो कॉमन इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स हैं वो है आपके बिम्स्टेक और शार्क, और भी हैं, और भी बहुत सारे यूएन वगैरह भी हैं, यूएन WTO वगैरह, लेकिन जो जो रीजनल ये आपके जो है ये बिम्स्टेक और शार्क है, ठीक है। और इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, यानी मौका है कि जो चाइना का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है श्रीलंका में उसको एक तरीके से बैलेंस करे, उसको एक तरीके से काउंटर करे, ताकि इंडिया को अपनी वहाँ पे एक तरीके से इंडिया अपना एक इन्फ्लुएंस वहाँ भी बढ़ा सकती है। क्योंकि चाइना का अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस वहाँ पे बढ़ गया तो इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि श्रीलंका इज़ अ नेबरिंग कंट्री टू इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया का एक बहुत बड़ा मौका भी है और इंडिया की एक तरीके से समझ लीजिए कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ठीक है, कि वहाँ पे अपनी पकड़ बनाए रखे। तो इसके लिए अभी 2 दिन पहले ही इंडिया ने $500 मिलियन का, मतलब $50 करोड़ का एक लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किया था श्रीलंका को, मतलब लोन दिए थे कुछ टर्म्स पे, ठीक है। और किस लिए दिए थे? ताकि वो श्रीलंका फ्यूल खरीद सके, मतलब पेट्रोलियम खरीद सके, क्योंकि उनके पास इतने पैसे है नहीं कि वो एसेंशियल आइटम जैसे में पेट्रोलियम हो गया, आपका फर्टिलाइजर वगैरह ये सब इंपोर्ट करने के इनके पास इतने पैसे है ही नहीं। तो इंडिया ने ये किया, और इंडिया ने अभी फूड ग्रेन्स भी काफ़ी एक्सपोर्ट किए श्रीलंका को। इंडिया के पास बहुत ज़्यादा ही बहुत एक्सेस में फूड रिजर्व्स है। इंडिया के पास इतना फूड रिजर्व है कि पूरी श्रीलंकन इकोनॉमी को फीड कर सकती है, लेकिन इंडिया ने भी इसमें काफ़ी हेल्प किया था श्रीलंका को, ठीक है। तो अब देखते हैं कि श्रीलंका का ये जो हाल है अब ये सुधरेगा कैसे, श्रीलंका इस सिचुएशन से बाहर कैसे आएगी। तो एक तरीका है कि वो IMF से एक डील नेगोशिएट करे, जैसे इंडिया ने 1991 में किया था, तब इंडिया का में भी फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हो गया था और इंडिया का भी बहुत बुरा हाल हो गया था। इतने फॉरेन एक्सचेंज थे नहीं कि वो इम्पोर्ट बिल को फंड कर सके कुछ दिनों तक, ठीक है। तो श्रीलंका के पास ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, और जितने भी इनके आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं, ठीक है, दूसरे देशों के साथ, उसको रीस्ट्रक्चर कर सके। मतलब जो लोन के टर्म्स होते हैं, यानी लोन की जो मैच्योरिटी पीरियड है, जब उनको रिपे करनी है, जब लोन के पैसे वापस करने हैं, उसको रीस्ट्रक्चर कर सकता है, उसको एक्सटेंड करवा सकता है। तो श्रीलंका के पास ये 2 ऑप्शन है, एक तो IMF है और दूसरा जो है एक्सटर्नल डेट जो है उसकी, तो दूसरे देशों से जो उन्होंने पैसे उठाए उसको रीस्ट्रक्चर कर सकती है श्रीलंका, ठीक है। ऑलराइट, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक सब कुछ समझ में आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।